चैप्टर 3 2 की चैप्टर 3 क्या ले बताओ। चैप्टर 2 ले लूं कि चैप्टर 3 ले लूं? मैम चैप्टर 2 हो चुका है, 3 ले लो। मैम चैप्टर 4 ले लो, जितना पढ़ाए हो। नहीं बेटा, मैडम 3 ले चैप्टर लो ना, 3। हम लोग का एक बार रिवाइज हो जाएगा। ओके ठीक है, चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे, कल करेंगे। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? एड्स तक। और एड्स के बारे में सिर्फ इतना जाना था कि ये T4 टी सेल्स को क्या करता है। हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो बाकी के सारे जो जितने भी आने वाले पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स बोल लो या वायरस बोल लो, या कहना चाहिए कि आने वाले जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उनको हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में आने वाले जो टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स, ओके, तो वो टी सेल्स को कहना चाहिए मैम सेल्स आपका को वॉइस ही ना वो एकदम किल अटक रहा है। करके। मैम आपका आवाज एकदम अटक अटक क्या रहा है? अभी आया ठीक से? यस मैम। अभी आया? यस मैम। क्लियर बोलो, अच्छे से आया? यस मैम आ रहा है। हम्म। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होते हैं, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं? सारे जर्म्स को, बैक्टीरिया को, वायरस को, पार्टिकल्स को, जैसे कई बार हम धूल धक्कड़ में चले जाते हैं, पॉल्यूटेड एरिया में चले जाते हैं, तो क्या होगा? ये जो चीजें हैं, ये एक तरह का इम्यून प्रोटेक्शन का काम करती है। टी सेल, टी सेल क्या करती है? हमारी बॉडी के WBC में रहते हैं ये लोग, और इम्यून सिस्टम में भी रहते हैं, तो टी सेल को ये किल कर देती है। कौन? एड्स वायरस। कौन करती है? एड्स वायरस। इसमें मौजूद जो किल द हेल्पर टी सेल that activate other lymphocyte activating the entire immune system and leads to immune deficiency। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है एड्स में कि हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करना खत्म हो जाता है। हमारी बॉडी का हर एक पार्ट धीरे 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 खराब होने लगता है, क्योंकि एड्स वायरस वहां पर जमा होने लगते हैं। बॉडी में बहुत सारे ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाते हैं, बहुत सारी सेल बनना बंद हो जाती हैं, बहुत सारे जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। तो इस तरह से बॉडी का हर एक पार्ट खराब होने लगता है। बॉडी वर्क करती है, बट 6 to 7th मंथ के अकॉर्डिंग एड्स वायरस हमारी बॉडी को पूरी तरह किल कर चुका होता है। इंसान का बचना एड्स वायरस में बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बचाव क्या क्या है? सिम्टम्स: swollen lymph nodes, fever, night sweat, loss of weight are the general symptoms of disease. AIDS virus causes severe damage to the brain and may lead to loss of memory, ability to speak and even think। मतलब देखो क्या क्या इसमें डिजीज में होता है कि swollen lymph node, जो हमारे लिम्फ नोड होते हैं, जैसे जो हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो हमारे ब्रेन तक के मैसेज पहुंचाते हैं, और हम जो खाने वाले हैं, जो पीने वाले हैं, जो भी काम करने वाले हैं, उसका मैसेज जो ब्रेन को देते हैं, वो क्या होता है? लिम्फ नोड को पूरी तरह से किल कर देते हैं। उन लिम्फ नोड्स के कारण जो स्वेल स्वेल होते हैं, मतलब कि सूजन लिम्फ नोड में। क्या हुआ बेटा? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओके, गुड सॉरी मैम, मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। swollen lymph nodes, swollen lymph nodes में जो लिम्फ नोड होते हैं, हर एक जगह पर लिम्फ नोड होते हैं, तो ये लिम्फ नोड को सूजन कर देता है, स्वेलिंग कर देता है, फीवर हो जाता है। अब देखो,
body के किसी भी पार्ट में कुछ भी है उसको इंडिकेट करता है, सिग्नल पहुंचाता है कि तुम्हारी बॉडी का कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है। जैसे कि जैसे बहुत सारे मजदूर होते हैं, उसके सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइजर से बड़ा ठेकेदार होता है, और ठेकेदार जो करता है वो पहले सुपरवाइजिंग करता है। सुपरवाइजिंग को क्या बोलता है कि जाओ देखो मजदूर काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर कोई एक मजदूर भी काम नहीं करता है तो वो किसको बताएगा? सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर किसको बताएगा? ठेकेदार को। ठीक वैसे ही जो मैसेज पहुंचाने वाले लिम्फ नोड्स होते हैं वो सिग्नल पहुंचाते हैं कि हाँ हम वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बॉडी को फीवर ला देता है, और फीवर के थ्रू उस इंसान को, उस बंदे को, उस पर्सन को ये पता चल जाता है कि मेरी बॉडी कुछ ना कुछ, मतलब मेरी बॉडी में कुछ खराबी है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से फीवर आ रहा है। तो इसके लिए बॉडी का चेकअप करना बहुत जरूरी होता है। देन हाई नाइट में स्वेट आना, लॉस ऑफ वेट। अब बॉडी के हर पार्ट में इस तरह की प्रॉब्लम आती जाएगी, फीवर रहेगा, कंटिन्यूली फीवर रहेगा, तो हमें कुछ खाने का मन नहीं करेगा। अब खाने का मन नहीं करेगा तो बॉडी तो वैसी लॉस ऑफ वेट हो जाएगी, मतलब वेट लॉस होने लगेगा। ठीक वैसे ही नाइट स्वेट, अब फीवर होगा तो पसीना भी आएगा क्योंकि चढ़ता उतरता रहता है फीवर। हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो एक कंट्रोलिंग सिस्टम की तरह काम करता है, मतलब फीवर भी अगर 15 मिनट, 10 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट तक आ रहा है तो सिर्फ उतना तक ही कंट्रोल कर पाता है, फिर फीवर अपने आप उतरने लगता है। तो इसी तरह नाइट स्वेट की वजह से, मतलब कि फीवर जब उतरता है तो नाइट स्वेलिंग आती है। जनरल सिस्टम ऑफ डिजीज, एड्स वायरस कॉज सीवियर डैमेज टू द ब्रेन। अब देखो लिम्फ नोड जो सिग्नल पहुंचाता है, मैसेज वो करता है, मैसेज पास करता है कैपिलरीज को, सारे बॉडी मटेरियल को, वो ब्रेन को सीधे से सीधे डैमेज करने स्टार्ट कर देता है। और एड्स वायरस वहां पर इतना डैमेज करता है कि ना इंसान को याद रहता है कुछ, ना वो बोल पाता है, क्योंकि उसकी नर्वस टिश्यू, उसका नर्वस सिस्टम वर्क करना बंद कर देता है। ट्रांसमिशन, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ट्रांसमिशन कैसे होगा? एड्स वायरस आर ट्रांसमिटेड गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, म्यूट हो जाओ। AIDS virus are transmitted through the physical contact, sexual contact, blood transfusion, contaminated injection needles, and its homosexual contact is also mean of transmission. जैसे फिजिकल कॉन्टेक्ट मतलब रिलेशनशिप बना लेना, ठीक है? रिलेशनशिप उससे बनाना जो पहले से ही एड्स वायरस से कॉन्टेक्ट हो, इन्फेक्टेड हो। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, सेम थिंकिंग। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर कोई एड्स वायरस से इन्फेक्टेड है, उसका ब्लड जो है आपको डोनेट किया जा रहा है, जिसे प्रॉपर उसे पता नहीं है, तो क्या होगा? आपको एड्स हो सकता है। कंटामिनेटेड इंजेक्शन, इन केस किसी एड्स पेशेंट का जो कंटामिनेटेड इंजेक्शन होता है, इन्फेक्टेड इंजेक्शन होता है, वो किसी दूसरे को दे दिए तो भी वायरस फैल सकता है। होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो मीन ट्रांसमिशन। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे भी जेंडर के लोग होते हैं, जैसे थर्ड जेंडर है, तो वो लोग बहुत सारे लोगों के साथ, या ऐसे लोग जो बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, उनके साथ भी अगर कांटेक्ट हो जाए तो भी एड्स हो सकता है। दैट मीन्स बॉडी के किसी पार्ट का किसी पार्ट से एंटर होना, लाइक इंटरनल या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल नहीं इंटरनल, इंटरनल पार्ट से इंटरनल पार्ट का इंजेक्ट करना ही एड्स वायरस को बुलावा देना होता है। इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? Presently, there is no cure for AIDS, as the prevention is only measure to the control disease. Following measures should be proposed for prevention. इसके लिए अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है। दवाई इसलिए नहीं बनी है क्योंकि एड्स वायरस खुद को म्यूटेट करता रहता है।
म्यूटेशन का मतलब पता है आप लोग को? नो मैम। आप लोग को म्यूटेशन का मतलब नहीं पता? बच्चों के बच्चों को पता है। चलिए, कोई बात नहीं। म्यूटेशन मतलब होता है जैसे अगर रिसेंटली देख रहे हो कि मैम आपका कोरोना मैम का वॉइस फर्स्ट आवाज वेव नहीं आ रहा आया। है। यस मैम वॉइस क्लियर नहीं आ जैसे रहा। आप लोग को मालूम होगा कि जैसे कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, देन अब थर्ड वेव आ रही है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर अपने आप को चेंज करता जा रहा है। वो अपनी सारे फीचर्स को, सारे कैरेक्टर को चेंज कर रहा है। जैसे ब्लैक फंगस क्या करता है, हमारी बॉडी में एंटर करता है। हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद वो क्या करता है, अपने आप को चेंज करता है, अपने डीएनए को चेंज करता है, अपने आरएनए को चेंज करता है। अगर वो आरएनए वायरस है तो अपना आरएनए का कोई एक मेंबर को बदल देगा। अगर 3 पीले हैं तो एक काला हो जाता है, और 3 काले तो एक पीला हो जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे? ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। मतलब अपने किसी एक पार्ट को म्यूटेट कर देगा, चेंज कर देगा। इसका मैंने वीडियो भी भेजा है, याद होगा आप लोग को। देन इसी तरह यस जो मैम। कोरोना वायरस जो होता है वो अपने थर्ड वेव तक क्यों लाया? क्योंकि वो हमारी बॉडी के सिस्टम को जान चुका है और अपने सिपाहियों को कहता है कि सिपाही अपना ड्रेस चेंज कर लो, तुमको अटैक करना है। अगर तुम भारत के लिए लड़ रहे हो तो तुम अब चाइना के लिए लड़ोगे, ऐसा ड्रेस बना लो। सिर्फ वो अपना ड्रेस, बाकी उसका काम चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसे कहेंगे म्यूटेशन। क्या कहेंगे? यस मैम। म्यूटेशन। म्यूटेशन। ठीक है। तो क्या होता है कि एड्स वायरस अपने आप को इस तरह म्यूटेट कर लेता है कि हम लोग जो रिसर्च डॉक्टर हैं वो नहीं जान पाते कि ये जो बंदा है, जो सिपाही है, वो दिखता कैसा है, क्योंकि ये तो चेंज होता रहता है। कभी अपनी दाढ़ी बना लेगा, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, तो कभी ड्रेस चेंज करेगा, कभी हाइट लेगा। तो इस तरह जब वो अपने आप को चेंज करता रहेगा तो कैसे उसको कोई जान पाएगा? हाँ, इसको जानने के लिए उसके इंटरनल पार्ट्स यानी डीएनए, आरएनए, उसके जीनोम को कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये तो अपने डीएनए को ही चेंज कर रहा है। अब हम कैसे जाने कि वो कैसे चेंज करता है? क्योंकि वो उस अपना सिस्टम अपनाता है और हम उससे पीछे हट जाते हैं। तो आज तक इसलिए एड्स वायरस का कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं आया, ना कोई प्रोटेक्शन मेजर्स आया। बस हमें इससे बचने के लिए जो करना चाहिए हम वही बताते हैं। अंडरस्टूड? यस मैम। यस सबको मैम। समझ में आया म्यूटेशन? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। वेरी गुड। Presently, there is HIV test should be done before the transfusion of blood and organ transplantation. Homosexual contact should be avoided. Use condom in sexual contact with the unknown women and use disposable syringes एड्स। फर्स्टली हमको क्या करना चाहिए? जो HIV टेस्ट करवाते हैं हमें फर्स्टली वो करवा लेना चाहिए। अगर हमें पता चला कि जो पेशेंट है वो HIV इन्फेक्टेड है तो हमें खुद का भी HIV टेस्ट करवा लेना चाहिए। और किसी भी ब्लड से डोनेट करने से पहले इतना आप कंफर्म हो जाइए कि इस ब्लड का टेस्ट करवा लीजिए कि वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। सिरिंज जो है पहले कुछ क्लिनिक्स में क्या करते हैं, उसको बॉईल कर लेते हैं हॉट वाटर पे, और हॉट वाटर पे बॉईल करने के बाद फिर यूज कर सकते हैं। तो ये वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन हमको न्यू सिरिंज से ही जो भी करना है, जैसे मेडिसिन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, वो करना चाहिए। थर्ड चीज, अगर अगर आपको रिलेशनशिप बनाना है तो आप कॉन्डम यूज कर सकते हैं। कॉन्डम के थ्रू भी काफी हद तक इन्फेक्शन कम हो जाता है। किसी भी अननोन लेडी से मिलने से पहले आप थोड़े सतर्क रहें, थोड़े अलर्ट रहें कि
इस कैटेगरी की है, तो किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाने से पहले हमें अलर्ट रहना चाहिए। गोनोरिया। गोनोरिया एक क्या है? गोनोरिया भी एक तरह का सेक्सुअल ट्रांसमिशन वायरस है। क्या करता है ये? गोनोरिया caused by Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae. Gonorrhea is a disease of genital duct. ये हमारी genital duct को इन्फेक्ट करता है। The bacteria occur in a pair and are the gram-negative bacteria. The bacteria attack the urethra and cause acute urethritis in the both the sex. From the here, disease may spread to the other part of reproductive system. Their incubation period is 2 to 10 days. क्या होता है कि गुनेरिया एक ऐसा डिजीज इन्फेक्ट करता है जो बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के जेनेटल एरिया, जैसे कि जो वेजाइना और पेनिस है, वॉइस क्लियर नहीं वहां है। पर इन्फेक्टेड कर देता है। गोनेरिया क्या करता है कि मेल फीमेल दोनों के जेनेटल एरिया, जैसे वेजाइना है, पेनिस है, इनको इन्फेक्ट करता है। उसका ये डिजीज स्प्रेड करता है पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 to 10 डेज रहता है। इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि ये 2 से 10 दिन के बीच अपने आप को स्प्रेड करता है, अपने आप का अपने आप की अपनी मतलब जाति बढ़ाता है, अपनी स्पीशीज बढ़ाता है, यानी कि सेल डिवीजन करता है। Males it can spread to prostate, testis, epididymis, seminal vesicles. In the females, early invasion in is cervix. Later, the infected spread to uterus, Bartholin gland, ovaries, fallopian tubes. The vagina escapes the infection as it has the acidic pH. Sometimes the child of an infected mother show eyes infection, gonococcal conjunctivitis. अच्छा, एक और पॉइंट में कि अगर कोई लेडी इन्फेक्टेड है एड्स वायरस से, तो उसके होने वाले बच्चे को भी एड्स वायरस हो सकता है। कोई लेडी अगर इन्फेक्टेड है एड्स वायरस से, तो उसको उसके इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो इंटरनल है। मैंने बताया ना कि आपके एक्सटर्नल पार्ट से नहीं, आपके इंटरनल पार्ट को इन्फेक्ट करता है। अगर आपने जो एरिया है वो भी एक तरह के सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज होता है। जब भी सेक्स रिलेशनशिप होता है तो वो हमारे जेनिटल पार्ट के थ्रू पहुंच जाता है और हमारे उन पार्ट्स तक पहुंचता है जहां जहां पर ये प्रोसेस होता है, जैसे कि ओवरीज में, फैलोपियन ट्यूब में, वेजाइना में, ट्यूब में, स्पर्म्स में, और मेल के सारे उस पार्ट में जहां से बोल सकते हैं कि सारे पार्ट निकल रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया गोनेरिया का? यस मैम। यस मैम। ओके। कभी कभी ये एसिडिक पीएच बढ़ा देता है। एसिडिक पीएच मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? पीएच मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 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 पोटेंशियल का मतलब क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का मीनिंग क्या होगा? क्या चीज है हाइड्रोजन को क्या इंडिकेट कर रहा है वो? पोटेंशियल मीन्स क्या होता है? आप लोग कोचिंग कर रहे हैं ना? नो मैम। नो मैम। नहीं कर रहे? कोई भी नहीं कर रहा? नो मैम। कोचिंग कीजिए आपके खुद के सेल्फ स्टडी के लिए भी, ठीक है। तो पीएच क्या होता है कि हमारी बॉडी, या कहना चाहिए पूरे अर्थ की, यहाँ पर हर जगह हाइड्रोजन है,
मतलब सॉइल में, वाटर में, हर जगह हाइड्रोजन है। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन बेसिस पर जो एसिडिक और बेस होते हैं वो हाइड्रोजन के लेवल को चेंज करते रहते हैं, जिसे पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि हाइड्रोजन का पोटेंशियल देखने के लिए एसिडिक और बेस अपने अपने लेवल तक होते हैं, जिसे पीएच कहते हैं। तो 12th में हो आप लोग, कुछ भी आंसर नहीं देते हो। एसिडिक फॉर्म होता है गोनेरिया का, और गोनेरिया जो होता है वो हमारे पीएच स्केल से एसिडिक फॉर्म करता है, क्योंकि इसका एसिड फॉर्म होता है। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट के लिए आप देखिए, सल्फोनामाइड्स एंड एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन एंड एम्पिसिलिन आर यूज्ड इन इट्स ट्रीटमेंट। सल्फोनामाइड्स एक तरह का सल्फोनिक प्रोटीन होता है जिसमें सल्फर होती है, और साथ ही साथ एंटीबायोटिक भी होता है इसका, क्योंकि गोनेरिया का एंटीबायोटिक बन सकता है, मतलब कि ये अपने अंदर म्यूटेशन नहीं करता है, तो हम इसका एंटीबायोटिक बना सकते हैं। बट एड्स वायरस का एंटीबायोटिक नहीं बना सकते। सेकंड क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है, क्योंकि पेनिसिलिन जब बना था तो इसके काफी हद तक मतलब यूज किया गया था। आज भी इसको यूज किया जा सकता है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। पेनिसिलिन बहुत ही इफेक्टिव है। पेनिसिलिन बहुत से ब्रांड में आता है। पेनिसिलिन अपने नाम को लेकर, अपने ब्रांड को लेकर चेंज कर सकता है। जैसे पेनिसिलिन का नाम चेंज हो सकता है, मतलब पीछे का जो पार्ट है वो चेंज हो सकता है, जैसे पेनिसिलिन ए, पेनिसिलिन बी, इसी तरह से। तो पेनिसिलिन यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। थर्ड है साइफिलिस। साइफिलिस क्या है? इट इज ऑल्सो ए सेक्सुअल डिजीज स्प्रेडिंग थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इट इज Trypnea pallidum. Trypnea pallidum. This organism is 8 mu by the 3 to 18 mu is measurement. 3 से लेकर 18 तक ये क्या करते हैं? अपने आप को साइज और शेप के होते हैं, इसका मेजरमेंट किया जा सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड पैथोजन इज अबाउट 3 वीक्स। ये अपना इंक्यूबेशन पीरियड 3 वीक तक बढ़ा सकता है, मतलब 3 वीक तक ये अपने आप को स्प्रेडिंग कर सकता है। इट हैज शार्प डीप स्पाइरल्स which are regular. It cannot penetrate the skin, but slight break in the surface is sufficient for the organism to get into the body and cause infection. क्या करेगा ये? कि ये शार्प दिखता है, मतलब कहना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर मैं दिखा रही हूँ। चलिए मैं इसको व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगी। स्पाइरल ये बहुत ही शार्प दिखता है। शार्प का मतलब है और ये पेनिट्रेट नहीं करता है, मतलब कि ये उस सेल को, उस होस्ट सेल को नहीं काटता है। ये क्या करता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिट्रेट? क्या होता है पेनिट्रेट? रंजिम बताओ बेटा, पेनिट्रेट क्या होता है? डेफिनेटली एंड डिफाइन। मैम पेनिट्रेट मतलब किसी के अंदर घुसना या उसको तोड़ना।
बैक्टीरियोफेज पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? मैम पढ़े हैं ना, Yes or no? जैसे कि यस मैम पढ़े हैं। हम्म। गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी मुझे बताओ पेनिट्रेशन क्या होता है? मैम बताई तो, किसी के अंदर मतलब कि जैसे कि उसका पेनिट्रेशन, पैर हाँ पैर है, उसके अंदर वो घुसा देता है तो उसी को पेनिट्रेट, तोड़ता है, उसी को पेनिट्रेट बोलते हैं। ओके स्टॉप। पेनिट्रेशन का मतलब है कि उस होस्ट सेल में चिपक कर वो अपने आप को स्प्रेड करता है या बढ़ाता है। होस्ट सेल मतलब कोई भी बैक्टीरिया सेल हो गया, कोई भी वायरस सेल हो गया। पेनिट्रेशन मतलब उसका बढ़ना, पेनिट्रेशन मतलब उसका बढ़ना, पेनिट्रेट करना मतलब वहां होस्ट सेल में घुसेगा और वहां पर फिर वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन सॉरी डिफाइन पेनिट्रेशन एंड डिफाइन पीएच स्केल सब लोग लिखोगे और कोई एक आंसर नहीं करेगा, सबको आंसर करना है, स्टडी करना है। अब यहाँ पर आप पढ़ने आते हो, चुप रहने नहीं आते हो। चलिए, जो पेनिट्रेट नहीं करता है, पेनिट्रेट करने के लिए वो अपनी बॉडी को शार्प नहीं रख पाता है, तो वो पेनिट्रेट नहीं करता है। स्लाइटली ब्रेक द सरफेस इज सफिशिएंट फॉर द ऑर्गेनिज्म टू गेट इनटू द बॉडी एंड कॉज इन्फेक्शन। ये स्लाइटली अपने आप को एंटर करता है, जैसे सिरिंज घुसती है और फिर वहां पर वो कॉज इन्फेक्शन को बढ़ाने लगता है। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। मैम आपका वॉइस ना बहुत ही खराब आ रहा है। ओह गॉड। यस मैम, और समझ भी नहीं आ रहा है। यस मैम, बिल्कुल समझ में नहीं आ मैम रहा। आपका वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है। मैं क्या करूं बताओ, मैं तो अच्छे नेटवर्क में जा रही हूँ, आप लोग अच्छे आप नेटवर्क में जहाँ जाइए। नेटवर्क अच्छा वहां पर जाओ। पर मैम व्हाट्सएप क्लास। पर हाँ, क्वेश्चंस भी नहीं सुनाई दिए। व्हाट, और ओके ओके ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। मैम यहाँ यूट्यूब पर वाले से वॉइस पढ़ आ रही लेंगे। है? हाँ मैम क्या यूट्यूब बोले? से पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है। प्राइमरी स्टेज, सेकंड स्टेज, टर्शरी स्टेज। सिफाइलिस जो होता है वो 3 स्टेज में काम करता है। प्राइमरी स्टेज वो होती है जिस स्टेज में लेसन आर लोकलाइज्ड and are usually seen on the genitalia. Slowly, the pathogen is spread in the body with blood stream and lymph. ये क्या करेगा, उसके जेनिटल को इन्फेक्टेड करेगा और वहां पर स्प्रेड करने के लिए ये उसके जेनिटल एरिया को स्लोली अपने पैथोजन से स्प्रेड करना स्टार्ट करेगा। इसके साथ साथ वो ब्लड स्ट्रीम ऑफ लिम्फ नोड को भी इन्फेक्ट करेगा। सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, ये मल्टीपल लेसन अपने स्किन को, यानी कि हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारी लार ग्रंथि होती है, हमारे लार जो होता है उसको भी ये इन्फेक्ट करने लगता है। और फ्यू केसेस देयर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कई बार हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके थ्रू हमारी बॉडी पूरी वर्क करती है उसको भी ये इन्फेक्टेड और डैमेज करता है। यहाँ तक सुनाई दिया सबको कि मैं रिपीट करूं? मैम दिया सुना। देन टर्शरी स्टेज, यानी कि थर्ड स्टेज में क्या होता है, टर्शरी स्टेज में अपीयर ओनली द आफ्टर लैप्स ऑफ सेवरल इयर्स। ये ऐसा होता है कि ये बहुत सालों तक के चलता है और क्रॉनिक लेसन्स आर सीन इन एनी ऑर्गन एट दिस स्टेज। इसके अकॉर्डिंग सारे जो हमारे बॉडी के पार्ट हैं खराब हो चुके होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। यस मैम। हाँ, ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट भी देख लीजिए। चलिए, टाइम हो गया, कल ट्रीटमेंट पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन सबको सुनाई दे रहा है? बोलो। नो मैम। चलो मैं व्हाट्सएप में कर देती हूँ। मैम चलिए दे रहा है बेटा, सुनाई। नहीं दे रहा है, चलो मैं कर रही हूँ उधर।